एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन अपना जो सीरीज चल रहा है उसके बारे में, जो कि बिपिन चंद्रा के बेस्ड पे है। बिपिन चंद्रा की ये सीरीज है और इस सीरीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 32 है। 32 चैप्टर है। ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 32nd चैप्टर है ये बिपिन चंद्रा का, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है यूपीएससी या फिर किसी भी, अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिसोर्स। और इसको मैं इतने अच्छे तरीके से कवर करा रहा हूँ, आप मेरी शुरू से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बल्क बुक को कैसे मैं मिनिमाइज करके बिना कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट छोड़े हुए मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका टाइम बच जाए। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ए सिविल सर्विस एस्पायरेंट। ठीक है, सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है? टाइम। वो मैं आपका बचा रहा हूँ। साथ में आपको नोट दे दिया जाएगा, लास्ट में आपको नोट ले लेना है, पीडीएफ के तौर पे आपको नोट मिल जाएगा, वो आप जरूर ले लेना ताकि आप रिवाइज कर सको इन क्लासेस को कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो चलिए ज्यादा इस पे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो मोडस ऑपरेंडी है, मैं कैसे क्लासेस अपने कंडक्ट करता हूँ, तो देखो मैं पहले इसको तैयार करता हूँ, उसके बाद पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ और ये वीडियो मैक्सिमम 1 घंटे की हो सकती है, बट आपका ये चैप्टर बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। और आप इसको चाहो तो पहली बार देखने के बाद अगर मान लो रिवाइज करना चाहते हो तो नोट्स के जरिए कर सकते हो, और थोड़ा टाइम दे सकते हो तो आप इसको डबल स्पीड में करके देख सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम कॉम्युनलिज्म द लिबरल फेज की। देखो, कॉम्युनलिज्म जब ग्रो कर रहा था ना हमारे कंट्री में, तो उस समय इसके फेजेस थे। एक समय था जब ये लिबरल फेज में था, एक समय था बाद में जब ये एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में आ गया था, एक्सट्रीमिस्ट फेज में आ गया था। तो लिबरल फेज में वैसे कम्युनिस्ट लीडर देखे गए जो कि जिन थोड़ा बहुत सह सकते थे, थोड़ा बहुत लिबरल थे, वो बाकी चीजों को थोड़ा बर्दाश्त कर लेते थे। तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हार्डली एनी कम्युनलिज्म बिफोर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी was there। मतलब देखो कम्युनलिज्म हमारे कंट्री में एक्चुअली लास्ट क्वार्टर जो 19वीं शताब्दी का था, जिसे हम कह सकते हैं 1875 के पहले, इसके पहले कोई ऐसा कम्युनलिज्म मेजर तौर पे देखा नहीं गया। इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, जिसमें सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, और जो जनता ने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को, उसमें काफी सारे मुस्लिम थे। तो कम्युनलिज्म इससे पहले नहीं था, कहने का मतलब है 1875 से पहले कोई एविडेंस इतना बड़ा देखा नहीं गया कम्युनलिज्म का। इसका मतलब है कि इसके बाद ही ये ग्रो हुआ है। तो कब से ग्रो हुआ भाई? तो देखो एक और एग्जांपल देख लो कि क्यों, मतलब इसको प्रूव करता है कि 1875 से पहले नहीं था कम्युनलिज्म। जैसे कि नॉन एग्जिस्टेंट इन प्रेस ड्यूरिंग द 1860s। 1860s का जो दौर था ना, उस समय प्रेस में ऐसी चीजें छपती नहीं थी कि आज यहाँ पे दंगा हो गया, आज वहां पे दंगा हो गया, ये सब चीजें छपती नहीं थी उस समय 1860 की दशक में। इसका मतलब ये है कि उस समय कम्युनलिज्म नहीं था। एंड जो हाउएवर जो छपती थी उस समय के प्रेस में, वो क्या छपती थी? तो हिंदुस्तानी होने का गर्व लोगों प्रेस में छपता था। स्पेशली यूरोपियन को वो लोग बाइकाट करते थे। हिंदुस्तानी और यूरोपियन के बारे में ज्यादा चीजें छपती थी, कम्युनलिज्म के बारे में नहीं छपता था। हिंदू मुस्लिम ज्यादा ऐसा नहीं छपता था पेपर में। इसका मतलब कि कम्युनलिज्म इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। छोटा मोटा तो हो सकता है, बट बड़े तौर पे ये एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर टैगिंग बिहाइंड Hindus in modern education and in government jobs, anti-Muslim policy, neglect of modern education। सर सैयद अहमद खान का यहाँ पे एंट्री होता है। तो देखो 1875 के आसपास में, उस समय हालांकि लोगों को इतना कम्युनलिज्म ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं जो उस समय के इंटेलेक्चुअल थे, सच है सैयद अहमद खान, इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मुस्लिम पीछे हैं,
मुस्लिम पीछे हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हिंदूज। मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मुस्लिम पीछे हैं। इसके लिए उन्होंने ये शुरुआती दौर में कभी नहीं कहा कि इसके जिम्मेदार हिंदू हैं। वो ये मानते थे कि इसके जिम्मेदार एंटी मुस्लिम पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की है वो है। वो ये मानते थे कि इसके पीछे जिम्मेदारी है जो मॉडर्न एजुकेशन है जिसको नेग्लेक्ट कर रहे थे उस समय के जो हायर क्लास था मुस्लिमों में, वो उसको हायर कास्ट था जो मुस्लिमों में, वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा था। ये रीजन इन लोगों का समझना था। ये रीजन ये लोग मानते थे कि हम जो पीछे हैं वो इन रीजन्स की वजह से है, ना कि हिंदू हमें पीछे कर रहा है। कॉम्युनलिज्म उस समय ऐसा नहीं था। हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग लोगों में थी, जैसे कि सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इन्होंने जो एजुकेशनल अपनी एक्टिविटीज की उसमें कहीं भी कॉम्युनल बायस नहीं था। इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज स्थापित किया 1875 में ही। इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थापना किया इन्होंने। एंड उस समय ये लोग जो मतलब सर सैयद अहमद खान और उनके फॉलोअर्स थे, बेसिकली अलीगढ़ कॉलेज को इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि फाइट किया जा सके बायस अगेंस्ट द मॉडर्न एजुकेशन एमंग द मुस्लिम्स एंड स्टूडेंट्स हैड ए लार्ज हिंदू कंपोनेंट। तो इनके कॉलेज में, जो उस समय की अलीगढ़ कॉलेज थी, उस समय बहुत सारे हिंदू कंपोनेंट भी थे, बहुत सारे हिंदू उसमें पढ़ने आते थे। एंड बेसिकली इसमें क्या पढ़ाया जाता था, तो इसमें कॉमननेस के बारे में बताया जाता था इस कॉलेज में। एंड लेकिन बाद में 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ, तब इनका जो विचार था सर सैयद अहमद खान का, वो चेंज हो गया। उन्होंने फिर कांग्रेस का अपोज करना शुरू कर दिया और वहां से धीरे धीरे जो कॉम्युनलिज्म है वो ग्रो करने लगा। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब धीरे धीरे ये बात सर सैयद अहमद खान को समझ में आने लगी थी और उनका ये मानना था कि कांग्रेस तो भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं के लिए बनी है। उनके दिमाग में ये बातें चलने लगी और मुस्लिमों का जो राइट है वो हिंदू उसको नहीं देखेंगे। तो इनको लगा कि भाई हमका क्यों ना हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो देखो, इनिशियल स्टार्ट इन 1880 सर सैयद अहमद खान काउंटर पोज्ड इट टू द नेशनल मूवमेंट। उनका जो थिंकिंग था, उन्होंने काउंटर पोज किया नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट में। वो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके फॉलोअर भी नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। एंड वो लोग अगेंस्ट थे नेशनल कांग्रेस के। सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि मुस्लिम का जो शेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में या फिर प्रोफेशन में गवर्नमेंट के, वो तभी मिल पाएगा उनका शेयर जब वो प्रोफेस करेंगे या प्रोवाइड करेंगे लॉयल्टी टू द कॉलोनियल रूलर्स। तो उन्होंने काफी ब्रिटिशर्स को उस समय सपोर्ट भी किया। एंड ही आल्सो एक्टिवली सपोर्टेड बेसिकली जमींदार, बिग जमींदार को इनका सपोर्ट भी मिला एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉर द अलीगढ़ कॉलेज। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान को सपोर्ट मिलता है यहाँ पे बिग जमींदार का, बिकॉज ये सपोर्ट करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते थे। तो अलीगढ़ जब कॉलेज बना उस समय ब्रिटिश ऑफिशियल ने और जमींदारों ने सपोर्ट किया। एंड विद द हेल्प ऑफ शिवा प्रसाद, जो कि उस समय के राजा थे, कहाँ के, भिंगा के राजा थे, उन्होंने लैंड जो अलीगढ़ कॉलेज के लिए था उसको दिलाने में इनकी मदद की इस राजा ने शिवा प्रसाद ने। एंड अदर्स जो थे टू ऑर्गेनाइज अलोंग द कास्ट, बर्थ, क्लास एंड स्टेटस लाइन्स ऑफ द फ्यूडल। जागीरदारी को इन्होंने सपोर्ट किया। देखो, सर सैयद अहमद खान ने जागीरदारी सिस्टम को भी सपोर्ट किया। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने क्या जागीरदारी को सपोर्ट किया, हाँ ना, आपको आंसर दे देना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान क्या कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। नो, ही वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ द कांग्रेस, बिकॉज उनका मानना था कि मुस्लिमों का जो राइट है, जो प्रोफेशन से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पहुंचेंगे लोग मुस्लिम, वो तभी पहुंचेंगे जब ये लोग लॉयल्टी दिखाएंगे कॉलोनियल रूलर्स को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट को देखते हैं। तो देखो, बेसिक जो थीम था इनके मूवमेंट का, इनके आइडियोलॉजी का, मैं बात कर रहा हूँ सर सैयद अहमद खान और उनके फॉलोअर्स की। वो बेसिक थीम था कि भाई देखो, हिंदू हैं मेजोरिटी में, तो कहते थे कि द हिंदूज बिकॉज दे वेर इन मेजोरिटी वुड डोमिनेट द मुस्लिम। वो लोग मुस्लिम को डोमिनेट करेंगे और हमारी बातों को कोई नहीं सुनेगा। एंड इसलिए मेरा मानना ये है, सर सैयद अहमद खान कहते थे कि ब्रिटिश वेर नीडेड टू सेफगार्ड द मुस्लिम एज माइनॉरिटी। हमें सेफगार्ड किया जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा।
ये ऐसा कहा सर सैयद अहमद खान ने। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी ना, वो बेस्ट गार्जियन होगी मुस्लिम इंटरेस्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते। इन्होंने साथ में ये भी प्रोपोगेट किया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस वाज अ हिंदू बॉडी whose major objectives were against the Muslim interest, ऐसा इनका मानना था। He declared that the Congress was a Hindu body whose major objective were against Muslim interest। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समय आया जब ये ऑब्जेक्ट कर रहे थे कांग्रेस के डिमांड को। कांग्रेस उस समय एक्चुअली डिमांड कर रही थी फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये डिमांड किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कांग्रेस कर रही थी। इसको सर सैयद अहमद खान ने ऑब्जेक्ट किया ऑन द ग्राउंड। He said that this would mean that the Muslim would not be able to guard their interest। बोला कि अगर कांग्रेस डेमोक्रेटिक इलेक्शन करेगी तो हम तो ऑलरेडी माइनॉरिटी में, तो हमारा इंटरेस्ट कौन गार्ड करेगा। साथ में इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमें तो ये सब पसंद नहीं है। और साथ में इन्होंने ही डिमांडेड सेफगार्ड्स फॉर द मुस्लिम इन गवर्नमेंट जॉब, बोला कि मुस्लिम को रिजर्वेशन दो गवर्नमेंट जॉब में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सेफगार्ड चाहिए हमें। इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जो मेंबर होते हैं उसमें भी हमारा सेफगार्ड चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो रिकॉग्निशन, हमारे जो हिस्टोरिकल रोल है हमारा, आज तक हमने प्ले किया है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो हमारा मुस्लिमों का, उसे सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो ये सब डिमांड शुरू हो गए, ऑब्जेक्शन शुरू हो गए कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस कभी नहीं बोलती थी कि हम हिंदू की पार्टी हैं, हम हिंदू की आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करेंगे, लेकिन जो माइनॉरिटी थे स्पेशली उस समय जिनको लीड कर रहे थे सर सैयद अहमद खान, उनका ये सब मानना था। आगे बढ़ते हैं। तो भाई जब ये सब चल रहा था तो उन्होंने फिर एक क्यों नहीं अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान हालांकि कांग्रेस बनने के बाद कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, लेकिन अपना खुद का मुस्लिमों का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के मूड में नहीं थे। रीजन उसके पीछे क्या था? रीजन ये था कि ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी उस समय, वो काफी फ्रॉन्ड अपॉन एनी पॉलिटाइजेशन ऑफ इंडियन पीपल। मतलब वो काफी स्ट्रिक्ट थी, आप कह सकते हो कि इंडियन पीपल अगर कोई भी पॉलिटिसाइजेशन चल रहा था, उनका कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, तो काफी ब्रिटिश अथॉरिटी उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही थी और उसके अगेंस्ट में बोलती थी, उसको सपोर्ट नहीं करती थी। ये डर था इनके मन में सर सैयद अहमद खान के, और इसलिए इन्होंने अपने मुस्लिम भाई लोगों से बोला कि ही आस्क्ड मुस्लिम्स टू शन ऑल पॉलिटिक्स एंड रिमेन पॉलिटिकली पैसिव एंड नॉन एजिटेशनल इन देयर अप्रोच। तो इन्होंने बोला कि भाई आप लोग एक काम करो, आप लोग पैसिव रहो पॉलिटिकली, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बना रहा। आप लोग भी पॉलिटिकली एक्टिव मत रहो, बिल्कुल आप लोग नॉन एजिटेशनल पॉलिसी अपनाओ और आप लोग किसी न्यूट्रल हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही सब तो रीजन था कि मुस्लिम जो कॉम्युनलिस्ट थे, जो इनकी विचारधारा के जो सर सैयद अहमद खान को फॉलो करते थे, उन्होंने जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, ये जब बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का पार्टीशन होता है, तो उस समय इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने साथ में मूवमेंट को तो सपोर्ट किया नहीं, साथ में दे साइडेड विद द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, बट इट वाज नॉट होली सक्सेसफुल। बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट भी किया, बट मैक्सिमम उस समय जो मुस्लिम थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज आइडियोलॉजी। आगे बढ़ते। अब देखो इतने उस समय हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं कॉम्युनलिज्म के लिबरल फेज की, तो इसका एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे निकल के आता है कि जो लिबरल कॉम्युनलिस्ट थे उस समय के, जैसे कि बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड भी किया था 1887 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बदरुद्दीन तैयब जी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, वो कब किया था? तो 1887 में, और ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। इनके अलावा भी कई लोग थे, जैसे RM सयानी, ये भी मुस्लिम थे, भीम जी, मीर मुशर्रफ हुसैन, हामिद अली खान। इनके अलावा कई न्यूमरस मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द बॉम्बे, बंगाल, नॉर्दर्न इंडिया ज्वाइंड द कांग्रेस एंड इनफैक्ट द अब्दुल रसूल, जिन्होंने साथ में इनके कुछ अदर बंगाली मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, दे गिव एक्टिव सपोर्ट टू द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो ये लिबरलिज्म दिखाता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, अब्दुल रशीद और कुछ और मुस्लिम भाई लोग बंगाली के उस समय के जो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट भी किया डिस्पाइट द आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद अहमद खान, जो प्रोपोगेट कर रहे थे, उनके लोग प्रोपोगेट कर रहे थे कि हम कांग्रेस तो हमारा ख्याल नहीं रखेगी, जो भी ख्याल रखेगी वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रखेगी, तो हमें तो इनसे कुछ मिलना है नहीं, तो हम क्यों इनको सपोर्ट करें। बट स्वदेशी एजिटेशन में
ऐसा देखा गया कि सारे लोग एक्चुअली ऐसा नहीं सोचते थे, जैसे कि अब्दुल रसूल ऐसा नहीं सोचते थे, उन्होंने स्वदेशी एजिटेशन को सपोर्ट किया। आगे बढ़ेंगे। तो देखो, चूंकि सर सैयद अहमद खान ने, जैसा मैंने आपको बताया था पहले, इससे पहले, कि वो तो बोलते थे कि पॉलिटिकली पैसिव रहो, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा इम्पॉसिबल हो गया टू कंटिन्यू टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पैसिविटी। बाद में एक ऐसा टाइम आया, जैसे कि एंड ऑफ 1907 में, जब एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की एक गठन की गई, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा गया। इसका गठन होता है एंड ऑफ द 1907। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये जान लो कि ये जो मुस्लिम लीग बना ना, उसमें बड़े जमींदार इसके पार्टिसिपेंट थे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स इसके पार्टिसिपेंट थे। साथ में बहुत बड़ा रोल आता है आगा खान का। आगा खान जो कि नवाब थे ढाका या फिर डक्का उस समय कहा जाता था, और नवाब मोहसिन उल मुल्क का बहुत बड़ा योगदान रहा इसके गठन में। मुस्लिम लीग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगा खान और मोहसिन उल मुल्क का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली जो ये लीग बनी, ये लॉयलिस्ट थी, मतलब कि लॉयल्टी दिखाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये कॉमनल थी, हिंदू मुस्लिम करती थी, एंड कंजर्वेटिव भी थी। ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि जिसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, बट इन्होंने, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। एंड सेपरेट मुस्लिम इंटरेस्ट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। दे ऑल्सो डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम इन द गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कोई एरिया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई अगर नेता चुना जाएगा तो वो नेता एक तो पहले मुस्लिम होगा और इसको बस मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ये भी डिमांड किया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था इस लीग का, वो ऑब्जेक्टिव था, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव, टू कीप द इमर्जिंग इंटेलिजेंसिया अमंग द मुस्लिम फ्रॉम ज्वाइनिंग द कांग्रेस। तो इनका मेन मोटो क्या था कि जो मुस्लिम में जो मुस्लिम पढ़े लिखे लोग, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया जिसको कहते हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले। इनको दूर रखना इनका ऑब्जेक्टिव था, इनको दूर रखना कांग्रेस से इनका ऑब्जेक्टिव था। एंड अगेंस्ट द, ये हमेशा बात करते रहे अगेंस्ट द नॉन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदूज एंड नॉट अगेंस्ट द कॉलोनियल रिजाइम। कहने का मतलब है कि ये कॉलोनियल रिजाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन ये हिंदू के अगेंस्ट में थे, ये लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। ये लोग इनका मोटो था कि इंटेलिजेंसिया जो था, मुस्लिम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति था, वो कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कांग्रेस ना ज्वाइन कर ले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखो, जब ये मुस्लिम टिंज पैदा हो रही थी, मुस्लिम कॉम्युनलिज्म जन्म ले रहा था, उसी समय हिंदू कॉम्युनलिज्म भी जन्म ले रहा था। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने कि फ्रॉम 1817 एक सेक्शन था हिंदू जमींदार का, मनी लेंडर्स का, मिडिल क्लास प्रोफेशनल का। दे बिगैन टू अराउज द एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि मुस्लिम रूल जो था हमारे मिडाइवल पीरियड का, वो काफी टायरेनिकल था, काफी निरंकुश था, काफी खराब था। ठीक है, एंड द लिबरेटिंग रोल ऑफ ब्रिटिश इन सेविंग हिंदूज फ्रॉम मुस्लिम ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोला कि जो हमें जो मुक्त कराया मिडाइवल जो टायरेनिकल जो मुस्लिम रूल था, उसमें बहुत बड़ा योगदान ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्युनलाइज करना शुरू कर दिया इसी दौरान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। साथ में ऐसे तरीके के जो कॉम्युनलिस्ट विचारधारा के लोग थे, उन्होंने जैसे स्पेशली यूपी और बिहार में, तो ये ऐसा प्रोपोगेट करने लगे कि उर्दू तो भाई ये मुस्लिमों का लैंग्वेज है, हिंदी तो हिंदुओं का लैंग्वेज है, जबकि ऐसा नहीं है। लैंग्वेज है, इसी धरती पे पैदा हुआ है। आपको बता दूं कि उर्दू का जन्म कैसे होता है। उर्दू का जन्म जब पर्शियन और हिंदी मिक्स हुआ तो उर्दू हो गया। ठीक है, इसका जन्म हमारी ही भूमि पर हुआ है, लेकिन ऐसा प्रोपोगेट किया जाता था कि हिंदू का जो लैंग्वेज है हिंदी है, उर्दू लैंग्वेज जो है मुस्लिम का है, जबकि एक्चुअली इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आगे बढ़ेंगे। उसी दौरान ये भी देखा जा रहा था कि जो हिंदू कॉम्युनलिस्ट थे, वो खासकर इन कॉम्युनलिज्म फैला रहे थे, एंटी काउ स्लॉटर प्रोपोगेंडा फैलाते, जैसे कि आपको पता है कि काउ को एक सेक्रेड एनिमल माना जाता है हिंदू धर्म में। तो
काउ का स्लॉटर होता था, उसको ये लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि जैसे कि ये एक मेन मुद्दा बनाते थे कॉमनल टर्न का, ठीक है। और इसकी वजह से कई सारे कॉमनल राइट्स हुए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता दूं, साइमन कमीशन ने इस चीज को स्टडी की थी और कहा कि न्यूमरस बहुत ऐसे काउ स्लॉटर से रिलेटेड कॉमनल वायलेंस हुए हैं इस कंट्री में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखो उसी दौरान 1919 में, ये याद कर लें डेट, आपसे पूछा जा सकता है, पंजाब हिंदू सभा का गठन हुआ। पंजाब हिंदू सभा was founded in 1909 और इसको फाउंड करने में कौन थे लोग, यूएन मुखर्जी एंड लालचंद, ये लोग इसके मेन लीडर थे, यूएन मुखर्जी एंड लालचंद। एंड ऐसा माना जाता है कि इसी बेसिकली सभा के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हिंदू कॉम्युनलिज्म आइडियोलॉजी का एंड पॉलिटिक्स का जन्म होता है भारत में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट लालचंद ने कहा कि नेशनल जो कांग्रेस है वो बिल्कुल बायस्ड है, वो क्या है, हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिमों के डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं और हमें वो लोग बिल्कुल नहीं ख्याल रखते। तो ये व्यू कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया गया लालचंद के द्वारा। तो पंजाब हिंदू सभा का गठन 1909, इसके नेता यूएन मुखर्जी एंड लालचंद, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, लालचंद ने यह भी कहा कि सेल्फ एब्निगेशन इन पॉलिटिक्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इन्होंने लिखा था कि कांग्रेस जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मिसफॉर्चून है हिंदुओं का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मिसफॉर्चून है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लालचंद ये भी प्रोपोगेट करते थे कि जो हिंदू है वो ही शुड ट्राई टू न्यूट्रलाइज द थर्ड पार्टी, दैट इज द गवर्नमेंट को न्यूट्रलाइज करना है हमें इन द फाइट अगेंस्ट मुस्लिम से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को हमें न्यूट्रलाइज करना है और अल्टीमेट हमारा रोल होगा कि मुस्लिमों से हमें जीत पानी है, मुस्लिमों से हमें लड़ना है। एंड ये प्रोपोगेट करते थे कि हिंदू फर्स्ट है हम लोग, उसके बाद इंडियन है, हिंदू फर्स्ट एंड एन इंडियन आफ्टर, ये प्रोपोगेट किया जा रहा था उस समय के जो पंजाब हिंदू सभा के जो ये लीडर थे लालचंद, इनके द्वारा, यूएन मुखर्जी वगैरह इन सब के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जब फर्स्ट सेशन हुआ ऑल इंडिया हिंदू महासभा का, जो कि अप्रैल 1915 में, आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेशन जो हुआ था ऑल इंडिया हिंदू महासभा का, वो कब हुआ था, तो आंसर आपका होना चाहिए अप्रैल 1915। इसको प्रेसिडेंट शिप किया महाराजा ऑफ कासिम बाजार। लेकिन इस समय ये काफी वीक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जा रहा था, मतलब कि उस समय इतनी यूनिटी नहीं थी हिंदुओं में, और जो कॉम्युनलिज्म था हिंदुओं का वो काफी वीक था। रीजन बीइंग कि उस समय के जो हिंदू इंटेलिजेंसिया थे, बहुत सारे रीजन है वैसे तो, वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे नेशनल मूवमेंट में, वो इन सब चीजों को बरकरार रखते थे, जैसे कि गांधी जी, जैसे कि इनफैक्ट गांधी जी की तो एंट्री खैर लेटर ऑन होती है, लेकिन उस समय के जितने भी नेता थे, मैक्सिमम नेता, वो लोग नेशनल मूवमेंट पे फोकस करते थे, इन सब चिटपुट चीजों पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव हिंदू कम्युनलिज्म फ्यू कंसेशन। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है उस समय वीक होने का इनके ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनलिज्म का, हिंदू कम्युनलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा रीजन बन निकल के आता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, कोई कंसेशन ये नहीं देते थे हिंदू कम्युनलिज्म को। ये उस समय मुस्लिमों को काफी सपोर्ट देते थे और इनफैक्ट उनकी सारी बातों को मानते भी थे, लेकिन वहां पे एक बायस आ जाती थी कि भाई अगर मैं जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट में बैठा हूँ और मैं मुस्लिम कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं हिंदू को भी साथ में नहीं कर सकता, ये बायस क्रिएट कर देगा। तो एक्चुअली ये लोग गवर्नमेंट जो थी वो कंटिन्यूअसली मुस्लिम कम्युनलिज्म को सपोर्ट कर रही थी इन द नेम ऑफ कि हम लोग माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये भी रीजन था कि गवर्नमेंट का कंसेशन नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता था इनके ऑर्गेनाइजेशन को, इससे भी ये लोग वीक होते जा रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साथ में जब इसके एक और फीचर की बात करें, कम्युनलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट का कम्युनलिज्म के साथ क्या संबंध था, तो एक्चुअली जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ तो 1907 में बोल दिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट आना चाहिए, और 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार हो भी गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स एंड सिख्स के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इससे क्या हुआ कि ये जो कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट था और भी बढ़ा, तो कह सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट टर्न्ड इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इनटू एरिनास फॉर कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉम्युनल अपील्स वहां पे काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गए। क्लियरली जो नेता थे वो मांग करते थे कि मुस्लिमों हमें वोट करो,
इनफैक्ट आज भी होता है ये। एंड वोटर्स एंड अदर हु लिसन टू दीज अपील्स वेयर ग्रेजुअली ट्रेन्ड टू थिंक एंड वोट कॉमनली। तो देखो होगा क्या कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट आप ला ही दोगे तो जो वोटर होगा वो तो उसे तो पता है कि बाकी में क्या मतलब है, अपने कम्युनिटी वाले लोगों से मतलब है, उन्हीं को वोट करना है। तो कॉम्युनलिज्म उनके दिमाग में बैठने लग गया धीरे धीरे करके। इस पॉइंट का यही मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट ने कॉम्युनलिज्म को और तुल दिया और हवा दिया। आगे बढ़ेंगे। साथ में जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन लाया गया मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, या फिर वेटेज जो इनका लेजिस्लेचर में लाया गया, गवर्नमेंट सर्विसेज में लाया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाया गया, they also had same consequences as that of the separate electorate। तो इसको आप जोड़ सकते हो बड़े आसानी से। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब देखो जब मुस्लिम कम्युनलिज्म या फिर कोई भी एक कम्युनलिज्म जैसे जन्म लेती है ना, तो उसके विरोध में दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं और वो भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनलिस्ट जस्टिफाइड देयर ओन कम्युनलिज्म बाय आर्ग्यूइंग दैट दे वेर रिएक्टिंग टू द कम्युनलिज्म इनिशिएटेड बाय अदर्स। तो ये ऐसा बोलने लगे कि देखो भाई हम तो खुद से कोई कम्युनलिज्म फैला नहीं रहे, लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे तो हमें भी करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर कहा जाए कि मतलब एक सवाल पूछूं कि कौन सा कम्युनलिज्म पहले आया, हिंदू कम्युनलिज्म पहले आया, मुस्लिम कम्युनलिज्म पहले आया कि सिख कम्युनलिज्म पहले आया, तो ये एक वैसा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया। मुर्गी पहले आई कि अंडा? मुर्गी भी बना ही देता हूँ, रुको मुझे आता है बनाने। ये लो, ठीक है। तो क्या पहले आया, मुर्गी हुआ कि क्या हुआ पता नहीं। तो ये अंडा पहले आया मुर्गी पहले आया वाला सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिबरल फेज का एक और भी अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि यंगर जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे कि कई सारे ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, वो मॉडर्न एंड रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियाज में शुरुआती दौर में विश्वास करते थे। साथ में कुछ जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अहरार मूवमेंट इसमें शामिल हुए, जो जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान एंड मजहर उल हक। ये लोग ऐसे लोग थे जो नेशनलिस्ट थे लेकिन मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे। तो ये कॉम्युनलिस्ट नहीं थे, ये लोग मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे। और कुछ यंगर इंटेलेक्चुअल जो थे मुस्लिम में, वो लोग नेशनलिस्ट आइडियाज रखते थे, मॉडर्न और रेडिकल, ठीक है। तो लिबरल फेज था ये, एक्चुअली कहने का मतलब है ये जो फेज था कम्युनलिज्म का वो लिबरल फेज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा एग्जाम्पल देख लो लिबरल फेज का, लिबरल मुस्लिम का, जिनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर थे ये, नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही वाज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड ही वाज एजुकेटेड एट द फेमस अल अजहर यूनिवर्सिटी जो कायरो में थी। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ये सब क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पढ़े वो? तो अल अजहर यूनिवर्सिटी जो कि कायरो में थी, मिस्र की राजधानी है ये। न्यूज़पेपर इन्होंने एक एडिटरशिप में इनके छपता था अल हिलाल। इन्होंने ये 1912 में इनका ये न्यूज़पेपर शुरू किया था जब ये मात्र 24 साल के थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो एक और लिबरल आ गए यहाँ पे, लिबरल कम्युनलिस्ट, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बन सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, however he joined in 1912. The brilliant Congress leader Muhammad Ali Jinnah invited to join the league, which adopted self-government as one of its objective. In the same year, the Aga Khan resigned as the president of the league. Aga Khan बिल्कुल सर सैयद अहमद खान के विचारों से इन्फ्लुएंस थे, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना का विचार अलग था। ये कहीं ना कहीं लिबरल कम्युनलिस्ट थे। तो ये जब 1912 में ज्वाइन किया इन्होंने लीग को, तो आगा खान उसी साल प्रेसिडेंट शिप से रिजाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखो एक पीरियड आया फ्रॉम 1912 टू 1924 जब कुछ यंग नेशनलिस्ट जो थे मुस्लिम लीग के, बेसिकली द यंग नेशनलिस्ट बिगैन टू ओवरशैडो द लॉयलिस्ट इन द लीग। तो मैंने जैसा कि बताया था कि लीग का जो नेचर था वो लॉयलिस्ट था, मतलब कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखने लगा 1912 से 1924 के बीच में, व्हेन दे बिगैन टू मूव नियरर टू द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस, मतलब नेशनल मूवमेंट के करीब आना, ठीक है। 1916 का पैक्ट भी आपको याद होगा, लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं। However, it was not fully secular। जो ये मतलब सो कॉल्ड लीग था, सेकुलर तो था नहीं,
बट ये लोग धीरे धीरे क्लोज आने लगे, कांग्रेस के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे थे काफी। जैसे कि कुछ मोहम्मद अली जिन्ना को कहूँ तो ये काफी सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति थे, और मुस्लिम थे सब कुछ था लेकिन सेकुलर विचारधारा के थे। और बट ओवरऑल कहूँ कि लीग क्या सेकुलर नेचर का था? तो बिल्कुल नहीं, लीग सेकुलर नेचर का नहीं था। एंड इट हैड ए स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड पैन इस्लामिक टिंज। ये पीरियड में जो लीग का जो टिंज था वो रिलीजियस एंड पैन इस्लामिक टिंज था। इट फॉट ऑन द ग्राउंड दैट इट थ्रेटेन्ड द खलीफ, मतलब इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पे इट का मतलब गवर्नमेंट है। दे फॉट ऑन द ग्राउंड दैट द गवर्नमेंट थ्रेटेन्ड टू द खलीफ, खलीफ जो खलीफा था ना, जो कि ओटोमन एम्पायर से रिलेटेड था, और एंड द होली प्लेसेस, ठीक है। एंड दे इनकरेज द नेशनलिस्ट ट्रेंड अमंग द अर्बन मुस्लिम्स। इनकी वजह से क्या हुआ, जो अर्बन मुस्लिम थे उनमें कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की भावना जगी, वो भी नेशनल मूवमेंट में जुड़ने लगे। ये योगदान रहा लीग का 1912 से 24 के बीच में। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने जस्ट बताया था कि लखनऊ पैक्ट हुआ कब हुआ, 1916 में। सीधा एक सवाल पूछा जा सकता है इसमें किसका बहुत बड़ा योगदान था। तो मतलब हिंदुओं की तरफ से लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना लीग की तरफ से, ठीक है, इनका योगदान था। दोनों ने लखनऊ पैक्ट साइन किया। जब ये दोनों लखनऊ में दोनों का सेशन चल रहा था तो इन्होंने एक पैक्ट साइन किया, लखनऊ पैक्ट। ये क्या था? ये एक ऐसा पैक्ट था जो कि पुट फॉरवर्ड करता था कॉमन पॉलिटिकल डिमांड्स को। इस पैक्ट में बोला गया कि हमारा दोनों का ना कॉमन पॉलिटिकल डिमांड होगा। हम दोनों अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हमारा डिमांड सेम ही होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि जो भारत बनेगा वो सेल्फ गवर्नमेंट वाला भारत बनेगा फॉर इंडिया। एंड आफ्टर द वार के बाद जो होगा हम लोग मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसके बाद हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। द पैक्ट एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें दोनों ने मिलकर सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया। सेपरेट इलेक्टोरेट में आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ। एंड द सिस्टम ऑफ वेटेज एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द माइनॉरिटीज इन द लेजिस्लेचर। इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो माइनॉरिटी होंगे उनके लिए सीट रिजर्व की जाएगी लेजिस्लेचर में। दे लेफ्ट द वे ओपन टू। और ये सब की वजह से, लखनऊ पैक्ट की वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में कॉम्युनलिज्म को और रिसर्जेंस मिला और उसको बढ़ावा मिला इन द फ्यूचर। इट लेफ्ट द वे ओपन टू द फ्यूचर रिसर्जेंस ऑफ द कॉम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज कांग्रेस ने कॉम्युनलिस्ट डिमांड को मान लिए, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना गया तो ये तो क्लियर ही है, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट को मानना इन्होंने पैक्ट में मान ही लिया कांग्रेस ने। कांग्रेस जो कि उस समय नेशनल लेवल पे लड़ रही थी, नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, और उन्होंने कम्युनलिस्ट डिमांड को मान लिया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने रास्ता खोल दिया फॉर द रिसर्जेंस ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करूं, यूनिटी की बात करूं, तो इसका एक पिक पीरियड आया था। इसमें यूनिटी काफी देखी गई। The national movement and the Hindu-Muslim unity took giant steps forward after the World War I। तो World War I जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ उसी दौरान, उसके बाद इनफैक्ट जैसे रोलट एक्ट के अगेंस्ट में दोनों हिंदू मुस्लिमों ने मिल के लड़ाई लड़ी। और खिलाफत मूवमेंट, हालांकि ये बिल्कुल मुस्लिम डिमांड के से रिलेटेड था, इसमें हिंदुओं का कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने काफी सपोर्ट किया इस मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ साथ चल रहे थे। गांधी जी इनके साथ घूम रहे थे, वो लोग भी, अली ब्रदर्स भी गांधी के साथ खड़े थे। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्वामी श्रद्धानंद जो कि एक स्टाउंच आर्य समाजिस्ट थे, कट्टर आर्य समाजिस्ट थे ये। He was asked by Muslims to preach from the pulpit of जामा मस्जिद। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जामा मस्जिद दिल्ली में, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। वहाँ पे इसमें प्रीच करने के लिए इनको बुलाया गया और उस जामा मस्जिद से इन्होंने प्रीच किया। ठीक है, इनफैक्ट डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो कि एक मुस्लिम थे, वाज गिवन द कीज टू द गोल्डन टेम्पल, जो कि सिख श्रीन है अमृतसर में। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये पीक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पीरियड था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार I, इनफैक्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार I, और वो दौर था जब रोलेट एक्ट की विरोध कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये उस समय का दौर ही ऐसा था कि लीग में भी खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी के लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी लीडर्स के तौर पे, लीग लीडर्स के तौर पे। तो लिबरलिज्म चल रहा था उस समय लीग में भी। इनफैक्ट उस दौर था बिल्कुल कम्युनलिज्म के लिबरल फेज का। ये सब मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे।
देखो, हालांकि खिलाफत लीडर्स जो थे, खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लड़े थे, लेकिन खिलाफत लीडर्स जो थे वो अपील कर रहे थे रिलीजियस ग्राउंड पे, बिकॉज खिलाफत किसके अगेंस्ट में था? खिलाफत बेसिकली जो खलीफा थे उनके अगेंस्ट में जो टायरनी चल रहा था उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चल रहा था, तो इन्होंने रिलीजन को जोड़ना ही था। और दैट उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे अपील किया लोगों से, फतवा जारी किया that strengthen the hold of orthodoxy and priesthood over the minds of the men and women। इसके वजह से क्या है, जो मुस्लिम महिलाएं पुरुष थे उनके माइंड्स में ये लोग कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वो अल्टीमेटली बैठ रहा था, लेकिन मोटो नहीं था इनका। दैट वाज एक्चुअली ओपनिंग फॉर द कम्युनल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स टू ग्रो एट द लेटर स्टेज। आगे बढ़ेंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल हो गया। उस दौरान उसके बाद पोस्ट 1922 के बाद जो कॉमनलिज्म था इट रियर्ड इट्स अगली हेड, एंड इन द पोस्ट 1922 years the country was repeatedly plunged into the communal riots। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे अपर क्लास लीडर्स with their own loyalism and frankly communal ideology once again came to the fore। कहने का मतलब कि जो अपर क्लास लीडर थे, जो काफी स्टाउंचिस्ट थे, जो काफी सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, लॉयलिज्म दिखाते थे सरकार के प्रति, वो उन्होंने फ्रैंकली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फिर से कॉमनल आइडियोलॉजी को, और फिर से वो लोग सामने आ गए। जो लिबरल फेज था धीरे धीरे डाउन होने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसी दौरान हिंदू महासभा भी रिवाइव हो गया। 1923 की बात करूं, और इनका ऑब्जेक्टिव था, ये मानने लगे कि जो जेम्स मिल ने कहा था सही है कि मतलब ये जो मुस्लिमों ने काफी टायरनी बरसाया है मिडाइवल पीरियड में, ये इस चीज को मानने लगे। और इन्होंने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये रहेगा कि मेंटेनेंस करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, प्रमोशन करेंगे हिंदू रेस का, हिंदू कल्चर का और हिंदू सिविलाइजेशन का, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र। वैसे हिंदू राष्ट्र की भी मांग शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसी दौरान ये भी देखा गया कि हिंदू जो थे संगठन बनाने लगे, शुद्धि मूवमेंट चलाने लगे, साथ में मुस्लिम जो थे वो तंजीम और तबलीग मूवमेंट चलाने लगे, जिसमें प्रोपोगेट किया जाता था इन सब चीजों, कम्युनलिज्म के बारे में ज्यादा आइडियोलॉजिकल चीजें बताई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, स्वराजिस्ट में भी फूट डल गई, स्प्लिट हो गया कम्युनलिज्म के द्वारा। उसमें दो भाग बढ़ गए, रिस्पॉन्सिविस्ट और स्वराजिस्ट। तो जो ये लोग थे रिस्पॉन्सिविस्ट, इन्होंने ऑफर किया कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट टू सो दैट द सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट माइट बी सेफगार्डेड। इसमें जैसे कि मदन मोहन मालवीय वगैरह लोग थे, इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही नहीं, इसके बाद तो ये इतना पीक पे पहुंच गया कम्युनलिज्म की, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को काफी क्रिटिसाइज किया कि ये लोग मुस्लिमों के लिए हमेशा बातों को प्रोपोगेट करते हैं, काफी वीकेंड कर रहे हैं हिंदू को। मदन मोहन मालवीय, नैन्सी केलकर ने भी ज्वाइन कर लिया हिंदू महासभा में। तो लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर ज्वाइन द हिंदू महासभा फॉर द हिंदू कम्युनल सोलिडेरिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वही अली ब्रदर्स जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे, जो कि मतलब भाईचारे की बात कर रहे थे, बाद में इस फेज में नाउ एक्यूज द कांग्रेस ऑफ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए हिंदू गवर्नमेंट। इन्होंने एक्यूज करना शुरू कर दिया। देखो कैसे मतभेद होता है और कैसे कम्युनलिज्म को तूल मिलता है। एंड हिंदू ऑफ वांटिंग टू डोमिनेट एंड सप्रेस मुस्लिम, ऐसा इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे कम्युनल राइट्स हुए नॉर्थ इंडियन सिटीज में ड्यूरिंग 1923 टू 1924। आगे बढ़ेंगे। देखो, कहा जाता है कि जो नेशनलिस्ट लीडर थे, स्पेशली जो कांग्रेस में जो लोग थे उस समय, उन्होंने क्यों फेल हो गए, वो क्यों नहीं वो कम्युनल चीजों को समझ पाए और क्यों नहीं कम्युनलिज्म को दबाया उन्होंने। तो इसके पीछे रीजन है, जैसे कि दे ट्राई टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी एट द टॉप विथ कम्युनल लीडर्स एंड थ्रू नेगोशिएशन। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कि लखनऊ पैक्ट था, उसमें क्या हुआ कि टॉप लीडर जो थे दोनों कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के, इनफैक्ट कांग्रेस तो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डिमांड किया उसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, और वो फर्दर जो है वो घातक सिद्ध हुआ, और भी मतलब उसको कहीं ना कहीं उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी मान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, बाद में क्या हुआ, एक समय आया जैसे कि दिसंबर 1927, जब लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनल लीडर मिल के दिल्ली में बैठे और उन्होंने 4 बेसिक डिमांड एज ए दिल्ली प्रपोजल उन्होंने रेज किया। 4 बेसिक डिमांड। ये डिमांड क्या थे? पहला, सिंध शुड बी मेड ए सेपरेट प्रोविंस।
सिंध और पंजाब, पंजाब में सिंध था, तो इन्होंने बोला कि पंजाब से सिंध को सेपरेट कर दिया जाए, प्रोविंस सेपरेट बना लिया जाए। दूसरा डिमांड इन्होंने बोला कि द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो जिसको NWFP हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, शुड बी ट्रीटेड कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन द सेम फुटिंग एज दोज दैट ऑफ द अदर प्रोविंसेस। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, जो अदर प्रोविंस है उन्हीं की तरह NWFP को भी ट्रीट किया जाए, जहाँ पे मुस्लिम शुड हैव एटलीस्ट 33.3%, जिसको कहते हैं 33.5%, एक तिहाई परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, ये तीसरा डिमांड था इनका। बोला कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पे जो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो एक तिहाई होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स का। और बोला इन्होंने कि पंजाब में, इन पंजाब एंड बंगाल द प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब और बंगाल में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये 4 बेसिक डिमांड इन्होंने मांग की। आपको ये बेसिक डिमांड पता होना चाहिए, इसको कहते हैं दिल्ली प्रपोजल। 1927 में बहुत सारे नंबर ऑफ मुस्लिम जो कम्युनलिस्ट लीडर थे वो लोग बैठ के दिल्ली में इन्होंने ये 4 डिमांड मांगी थी। thus guaranteeing a Muslim majority and it in other provinces where the Muslim were minority, the existing reservation of seats for the Muslim should continue। ये सारे डिमांड इन्होंने मांगे, ये 4 डिमांड मैंने आपको बताया। चलिए ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, नेहरू रिपोर्ट भी उसी दौरान आया था, जो कि दिसंबर 1928 में आता है। ठीक है, दिसंबर 1928 में क्या आता है? नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट में कई सारी चीजों को मान लिया गया। मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ही ड्राफ्टेड, बेसिकली इट वाज ड्राफ्टेड बाय ऑल पार्टीज कमिटी। मेन इसमें मोतीलाल नेहरू थे, और इट अप्रूव्ड बिफोर अप्रूवल। ये रखा गया, जो मतलब रिपोर्ट तैयार किया गया ना, उसको रखा गया अप्रूवल के लिए। कहाँ? ऑल पार्टी कन्वेंशन एट द कलकत्ता। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये अप्रूवल के लिए रखा गया, तो कलकत्ता में रखा गया, जिसमें सारी पार्टी उस समय की जो थी वो एक साथ बैठी और इसके अप्रूवल में बातें, कंसेंसस बनाने की कुछ समय कोशिश की जा रही थी एट द एंड ऑफ 1928। तो इसमें क्या क्या, इस रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स थे? तो इन्होंने कहा कि फेडरेशन होगा, भारत जो होगा एक फेडरेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो लैंग्वेज को यहाँ पे इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। दैट इलेक्शन बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं माना, इन्होंने बोला कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। एंड दैट सीट्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बी रिजर्व फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज। जो भी रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग होंगे उनके लिए सीट रिजर्व कर देंगे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सिंपल बात सॉल्व। इन्होंने बोला कि सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मान लिया इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो जो 2 डिमांड थे उन दोनों को तो यहाँ पे मान लिया, बट सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं माना। जो 4 डिमांड मैंने पहले बताया था, जस्ट याद करो उसमें। ठीक है, उनमें से 2 तो यहाँ दिख रहे, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, सॉरी सिंध को बॉम्बे से, मैं पंजाब वहां बताया था, आई वाज रॉन्ग। सिंध को बॉम्बे से अलग करने का बात मान लिया इन्होंने। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो मैंने बात करी थी NWFP में, वो भी इन्होंने मान लिया। हाउएवर इट कुड नॉट बी अप्रूव्ड। इसको रखा गया अप्रूवल के लिए, लेकिन ये अप्रूव नहीं हो पाया कलकत्ता में। ऑल पार्टी ने इसको मिलकर अप्रूव नहीं किया। इसमें वाइड डिफरेंसेस आ गए मुस्लिम कम्युनलिस्टों के भी बीच में। लीग एंड खिलाफत वाले जो लोग थे, वे आर विलिंग टू एक्सेप्ट the joint electorate and other proposals in the report provided 3 amendments moved by मोहम्मद अली जिन्ना were accepted। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, बोला ठीक है चलो हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट को मान लेते हैं, और भी कुछ अमेंडमेंट इन्होंने दे दिए उसको। फिर फाइनली लीग और खिलाफत वाले जो लोग थे उन्होंने मान लिया। ठीक है, 2 of these were the same as the 3rd and 4th। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना आपको, सिंध को बॉम्बे से अलग करना और रिफॉर्म लाना NWFP में, ये तो दोनों सेम है, 3rd and 4th की तरह। जो दिल्ली डिमांड था, दिल्ली प्रपोजल जो था, द फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑफ दीज डिमांड्स हैविंग बीन कंसीडर्ड बाय द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, द थर्ड वाज a fresh demand that residuary powers should vest in the provinces। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ जो बेसिकली कुछ अदर प्रपोजल दिए थे, उनमें से ये भी था कि रेसिडोरी पावर जो है वो प्रोविंसेस को मिलना चाहिए। तो ये जब बात आई ना कि रेसिडोरी पावर जो है प्रोविंसेस को मिलना चाहिए, वहां पे जो है ए लार्ज सेक्शन ऑफ लीग लेड बाय मोहम्मद शफी एंड आगा खान
रिफ्यूज कर गए, बोला कि नहीं हमें तो भाई सिंपल सी बात है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। दे वेर नॉट विलिंग टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो आगा खान और मोहम्मद शफी जो थे, ये मैं फिर से बता दूं कि सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। द हिंदू महासभा एंड द सिख जो थे वो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इस रिपोर्ट को, बोला कि इस रिपोर्ट में बात की जा रही है सिंध को अलग करने की, और NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रिफॉर्म लाने की, हमें एक्सेप्टेड नहीं है। बंगाल और पंजाब में भी गलत गलत बातें की जा रही हैं, तो हिंदू ये अपोज करने लगे। दे ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द जिन्ना अमेंडमेंट। जिन्ना ने जो अमेंडमेंट किया कि जो प्रोविंशियल जो रेसिड्यूरी पावर है वो प्रोविंसेस को मिलना चाहिए, वो भी इन्होंने अपोज कर दिया। द कांग्रेस लीडर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द वीक सेंटर दैट द जिन्ना प्रपोजल वाज इनवाइजन। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे होता चला गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जिन्ना ने क्या किया, देखा कि कुछ नई बात बन रही, तो जिन्ना ने अगेन 14 पॉइंट्स बनाया, जो कि एक नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्ड में बनाया इन्होंने 14 पॉइंट, उसमें 14 पॉइंट इन्होंने दिए, जिसमें 14 पॉइंट में से 4 तो वही दिल्ली प्रपोजल वाले पॉइंट इन्होंने उठा लिए। द 3 कैलकाटा अमेंडमेंट्स जो इन्होंने प्रपोज किया था, 3 अमेंडमेंट लेके आओ, वो भी इन्होंने एक्सेप्ट उसमें फिर से रेज कर दिया। एंड डिमांड्स फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये 14 में ब्रॉडली ये सारे पॉइंट थे, 4 तो दिल्ली प्रपोजल वाले, 3 कैलकाटा अमेंडमेंट्स वाले, एंड डिमांड्स फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट। अब फिर से ये मांग करने लगे कि नहीं हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू कराना है, और साथ में हमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी चाहिए, जहाँ पे माइनॉरिटी में है हम लोग, है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हमें सीट चाहिए रिजर्व। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में भी हमें सीट रिजर्व चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये सब कहानी तो होती रही, लेकिन इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि देखो कांग्रेस थी जो कि नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं नेगोशिएशन शुरू कर दिया था कम्युनल लीडर से, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह से। इससे ऐसा क्या हुआ कि सिंपली कम्युनलिस्टों ने ये समझा कि हमें इन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया, हमारे बात को सुन रहे हैं, तो एक लेजिटिमेसी मिल गई उनको। और इससे क्या हुआ कि कम्युनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस लेजिटिमाइज्ड देयर पॉलिटिक्स एंड मेड देम रिस्पेक्टेबल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कम्युनल आइडियोलॉजी की, कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो होता क्या चला गया, अगर जब कांग्रेस नहीं मानती थी मुस्लिम कम्युनलिस्ट के डिमांड को, तो वो क्या करते थे, वो अपने आप को और स्ट्रेंथन करते थे, बोलते थे कि यार कम्युनलिज्म और स्ट्रेंथ होता था, बिकॉज वो बोलते थे कि हिंदू ने हमारा बात नहीं माना, चलो भाई एकता दिखाओ, ये करो वो करो, तो कम्युनलिज्म और ग्रो करता था। जब कांग्रेस मान लेती थी, या फिर जो उस समय के बड़े नेता थे मान लेते थे इनके डिमांड को, तो इससे क्या होता था, हिंदुओं में एक कहीं ना कहीं भावना आ जाती थी कि यार मुस्लिमों की बातें सारी मान रहे हैं, तो हिंदू कम्युनल बैकलैश होता था। तो किसी केस में भी, इनफैक्ट मानने में ना मानने में, दोनों में कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म ग्रो ही कर रहा था, रिड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, ये बात समझ जानी थी उस समय कांग्रेस को, अगर समझी होती उसी समय स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो काफी कुछ इस समय सही रहता। ठीक है, आगे बढ़ते। तो भाई रियल आंसर कहाँ था, क्या करना चाहिए था, तो सो द रियल आंसर ले इन ऑल आउट ऑपोजिशन टू कम्युनलिज्म इन ऑल एरिनाज, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल, हर जगह अपोज करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, आगे बढ़े। साथ में अगर उस समय की जरूरत क्या थी, द नीड वाज टू डायरेक्ट द डिबेट विद द कम्युनलिस्ट इनटू हार्ड रेशनल एंड एनालिटिकल चैनल्स, नॉट कि भाई मिथिकल में नहीं, और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए था, हार्ड स्टैंड लेना चाहिए था, रेशनल स्टैंड लेना चाहिए था, एनालिटिकल चैनल्स फॉलो करने चाहिए थे, ना कि विचारधाराओं में, ना कि मतलब कहीं ना कहीं भावनाओं में बह गए ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी एंड कांग्रेस ने दे डिड मेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वन ऑफ द 3 बेसिक आइटम्स ऑफ द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। गांधी जी ने और कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, तभी हम लोग सक्सेस पाएंगे, है ना। और मेन थीम था, जो इनके 3 बेसिक थीम थे उसमें से एक आइटम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे उस समय जो लिबरल फेज में जो उस समय जो कॉमनल राइट्स हुए, वो कुछ सिटीज तक ही सीमित थे, वाइड स्प्रेड नहीं था। इट वाज नॉट येट वेरी परवेसिव इन द इंडियन सोसाइटी, इट वाज एक्चुअली लार्जली इट वाज, मैं कह सकता हूँ, कन्फाइंड टू द सिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर जगह ये नहीं फैला था। देखो तो क्या आप कह सकते हो कि कम्युनलिज्म में की वजह से हमारे हिंदू जो लोग थे, मुस्लिम जो लोग थे, वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने नेशनल मूवमेंट में, तो ऐसा नहीं है।
इसके लिए एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। लेड बाय द कांग्रेस, जमात उल उलामा हिंद एक ये ऑर्गेनाइजेशन थी, खुदाई खिदमत गर्स, ये भी सर्वेंट्स ऑफ गॉड जो बोलते थे अपने आप को, ये लोग ऐसे लोग थे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जेल में बहुत सारे लोग गए नेशनल मूवमेंट के कॉज के लिए, ना कि कॉम्युनलिज्म के कॉज के लिए। मेनी मुस्लिम्स वेंट टू द जेल। द नेशनल मूवमेंट इनगल्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम to the two new major areas with a Muslim majority such as नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड कश्मीर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली कॉम्युनलिज्म में ही ये लोग इन्वॉल्व रहे, इन्होंने इनका काफी बड़ा योगदान भी रहा है नेशनल मूवमेंट में। आगे बढ़े तो देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि अर्ली 1930s में हो रहा था, 1930s में। ठीक है, उसमें क्या है, इन जो कॉम्युनलिस्ट उस समय के नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रॉडली ज्वाइन किया, हाथ मिलाया मोस्ट रिएक्शनरी सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश रूलिंग से, ताकि इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर इनसे हाथ मिला लेंगे ना तो ये लोग पार्टिसिपेट करते थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके बैठते थे, ताकि कहीं ना कहीं इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे डिमांड को मान लेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो बोथ द मुस्लिम्स एंड हिंदू कॉम्युनलिस्ट मेड एफर्ट्स टू विन सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज टू डिफेंड देयर सो कॉल्ड कॉम्युनल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसीलिए किया कि ताकि उनका कॉम्युनल इंटरेस्ट जो है ब्रिटिशर्स मान ले। और रिजल्ट के तौर पे देखो तो 1932 में एट द मीटिंग इन द हाउस ऑफ कॉमन्स द आगा खान एंड पोएट मोहम्मद इकबाल एंड द हिस्टोरियन सफाई अहमद खान स्ट्रेस्ड द इनहेरेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग एनी मर्जर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, इन्होंने बोला कि देखो आगा खान, मोहम्मद इकबाल और उस समय के हिस्टोरियन थे सफत अहमद खान, इन्होंने कहा कि देखिए साहब ब्रिटिशर्स से बात करने जब बैठे ना 1932 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि हिंदू मुस्लिम मर्ज हो जाए, तो आप एक काम कीजिए, ऐसा सोचिए कि हिंदू मुस्लिम अलग ही रहे और आप ही प्रोटेक्ट कीजिए हमें, हमारी डिमांड को मानिए, ये वो। ठीक है, और हिंदुओं की बात करें तो 1933 में जब हिंदू महासभा का एक सेशन चल रहा था, उसको प्रिसाइड कर रहे थे भाई परमानंद। ठीक है, भाई परमानंद प्रिसाइड कर रहे थे। He made a plea for cooperation between Hindus and British government, ताकि मुस्लिमों के अगेंस्ट में जाए और हमारा डिमांड फुलफिल किया जा सके। आगे बढ़ेंगे। 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कॉमनल अवार्ड, उसमें क्या था, दे एक्सेप्टेड वर्चुअली ऑल द मुस्लिम कॉमनल डिमांड्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, देखा कि ठीक है, हम क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि माइनॉरिटी को बचाने के नाम पे मुस्लिमों के कॉमनल डिमांड्स को मान लेते हैं और ये आपस में करते रहेंगे और हम अपने शासन की रोटी जो है सेकते रहेंगे। ठीक है, इट इम्बॉडीड इन दिल्ली प्रपोजल ऑफ 1927। तो जो जितने भी कॉमनल डिमांड थे, जैसे कि 1927 में 4 मैंने जो डिमांड बताए थे बेसिक, या फिर जिन्ना का जो 14 पॉइंट था 1929 का, उन सबको मान लिया गया कॉमनल अवार्ड में। जो कॉमनल अवार्ड 1932 में रेमन मैग्सेसे के द्वारा मैकडोनल्ड के द्वारा जब ये अवार्ड सुनाया गया। द कॉमनल फोर्सेस वेर फेस्ड विद एन एंटायरली न्यू सिचुएशन, दे कुड नॉट कैरी एज ऑन एज बिफोर, द क्वेश्चन वाज वेयर वुड दे गो फ्रॉम हियर। इसके बाद क्या हुआ, लिबरल फेज के बाद क्या हुआ, जैसे ये फेज खत्म हुआ ना तो धीरे धीरे इनके डिमांड को मान लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो फर्दर कहाँ जाए, फर्दर किस तरह के कॉमनलिज्म फैलाए, ये बेसिकली अब आपको पता चलेगा अगले चैप्टर में। जब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर को तो आपको पता चल जाएगा। तो 32वें चैप्टर में इतना ही था। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से। एक दो बार और देखना और नोट्स जरूर ले लेना, लास्ट में आपको नोट्स दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।